ये जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया देखने में ही लग रहा है कि कितना बड़ा कंट्री है। अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे माना जाए तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड। इतने वास्ट कंट्री को रूल करना भी बहुत मुश्किल होगा। फिर यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं, हम लोग को अलग तरह के लैंग्वेजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग अपने ही आसपास अपने फ्रेंड्स लोग सर्कल में ही देखोगे तो हो सकता है किसी को बंगाली आती हो, कोई गुजराती बोलता हो, कोई राजस्थानी बोलता हो, या कोई उड़ीसा से बिलोंग करता हो तो उड़िया भाषा उसे आता होगा, कोई मैथिली बोलता होगा, कोई मगही बोलता होगा। ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस कल्चर हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे इंडिया इतना वास्ट कंट्री है तो यहाँ का जो पीपल रहते हैं वहाँ वो लोग का खान पान भी अलग है। इतने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न्स अलग अलग हैं। फिर से स्टेट्स की बाउंड्री देखो तो वो भी अलग अलग हैं। कोई स्टेट छोटे हैं, कोई स्टेट बड़े हैं। तो ऐसे करके मतलब कितना भी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाए हम लोग को, लेकिन हम लोगों के इंडिया में जो है यूनिटी सबसे मोस्ट रहता है, कि यूनिटी देखने को मिलता है। इतना कल्चरल डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग सब एक साथ एक ही मतलब यूनियन में अपना रहते हैं, जो कि इंडिया है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सब समझते हैं कि जैसे ये हम लोगों का इंडिया है तो इसके नॉर्थ में क्या है, इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है। ये जो इतना बड़ा दिख रहा है तो इसका एरिया क्या है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, यानी कि जो नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंट है तो जो कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक है। मतलब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट मतलब क्या हो गया, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका दूरी कितना है। तो इधर हो गया कन्याकुमारी, इधर हो गया कश्मीर, तो इसकी दूरी कितनी है। फिर उसके बाद ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट हम लोग देखेंगे, यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, या बोलो अरुणाचल से कच्छ तक का। कच्छ एक प्लेस है यहाँ गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो ये सब चीज़ हम लोग अभी डील करेंगे इसके बारे में और इस चैप्टर में देखेंगे। देख रहे हो ना आप लोग नाम से, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों को पता है वो सब इस हम लोग चैप्टर में देखेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर है वो उसका नाम क्या है, तो इंडिया आवर कंट्री। मतलब तो सबसे पहले हम लोग को इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिया कहाँ पर है, उसका लोकेशनल सेटिंग क्या है, इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरह से हम लोगों को कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक, मतलब इंडिया के बारे में जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ये जो मैप है वो इंडिया का मैप है। समझ रहे हो ना कि ये इंडिया का ही मैप है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अभी आप लोग 6th क्लास में हो तो आप लोग को अभी से हैबिट डालना होगा कि थोड़ा मैप के बारे में हम लोग जानें, वरना आगे जाके ना फ्यूचर क्लासेस में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। इसलिए देखो ये इंडिया का मैप है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया का नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप लोग जानते हो ना डायरेक्शन कौन कौन सा है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। जैसे मान लो ये 4 डायरेक्शन है, तो ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा, इसके नीचे इधर साउथ हो जाएगा, ये डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा और इधर वाला वेस्ट हो जाएगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये सेम ही रहेगा। तो आप लोग देखो, हमको बताओ पहले कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है। ये देखो, ये ऊपर जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है। इधर नॉर्थ है तो इसके डाउनवर्ड साइड साउथ, इधर ईस्ट रहेगा और इधर वेस्ट रहेगा। याद रखोगे ना, भूलोगे नहीं ना, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, नॉर्थ में हिमालयाज़ है। नॉर्थ कौन सा है, अभी मैंने आप लोग को बताया जो ये वाला साइड है ये नॉर्थ साइड है। तो देखो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया में हम लोगों का हिमालयाज़ है, यानी हिमालय जो माउंटेन है वो इधर नॉर्थ डायरेक्शन में है इंडिया के। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, यानी ये ईस्ट साइड कौन सा है, तो इस साइड ईस्ट है ना। तो यहाँ देखो ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल क्या है, तो ये एक मतलब वाटर बॉडीज़ है जो कि बंगाल के पास है, इसे बंगाल की खाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। फिर वेस्ट में अरेबियन सी है। वेस्ट किधर है, इस तरफ है ना वेस्ट, देखो यहाँ पर अरेबियन सी है वेस्ट साइड में। और साउथ में क्या है, तो इंडियन ओशियन है, ये देखो इंडियन ओशियन। तो साउथ साइड में इंडियन ओशियन। तो याद रखेंगे क्या क्या, नॉर्थ साइड में हम लोगों का हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड में अरेबियन सी, ठीक है। ये याद हो गया हम लोगों को चारों। अब देखो इंडिया का एरिया का बात करते हैं। जैसे ये एरिया जो मतलब ये जो देखो है इतना ऐसे फैला हुआ है ना पूरा, जिसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना।
तो इसका एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पूरा वर्ल्ड में ये कितना एरिया कवर किए हुए है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब इसका एक्सटेंट का बात करते हैं। मतलब देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो इंडिया का लंबाई है वो कितना है, यानी नॉर्थ से साउथ तक, तो 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। फिर अब ईस्ट और वेस्ट का एक्सटेंट का बात करें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सटेंट ये कितना है, तो ये है कितना, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, मतलब यहाँ का पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड के मुकाबले सेकेंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो चाइना फर्स्ट नंबर पे है। यानी ये सब जो थे कुछ बेसिक फैक्ट्स थे या इंफॉर्मेशन थे जो इंडिया के बारे में हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, याद रखेंगे। फर्स्ट कंट्री पॉपुलेशन में कौन है, तो चाइना है, और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। बस इस टॉपिक में इतना ही हम लोग जानते हैं, फिर आगे चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेटिंग को समझते हैं। सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडनल सेटिंग का मतलब होता क्या है, कि मतलब कोई भी मतलब जगह है, आप अगर बताएंगे आप किस लोकेशन पे आपका घर क्या है, तो आप क्या बताओगे, वहाँ का रास्ता बताओगे। इस डायरेक्शन से हम मुड़ के यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आके मेरा घर आता है, यहाँ एक दुकान है, इस तरह से बताओगे। और हम लोग अगर इंडिया का लोकेशनल सेटिंग बता रहे हैं तो लोकेशन बताने में क्या हेल्प करता है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। यानी लैटिट्यूड किसे बोलते हैं, जो भी ये मतलब वर्टिकल लाइन जा रहा है इसे हम लोग लैटिट्यूड्स बोलेंगे, और जो भी ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइन जाएगा ग्लोब के ऊपर इसे हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे। और ये सारा इमेजिनरी लाइन होता है। तो इसी सब को हम लोग देखते हैं इसमें कि मतलब लोकेशनल सेटिंग इंडिया का आखिर है क्या, मतलब वो कहाँ पर लोकेट है, उसका लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, किस हेमिस्फीयर पे है, वहाँ से क्या क्या पास हो रहा है, ये सब चीज़ को हम लोग इसमें समझते हैं। जानते हैं कि इंडिया का जो लोकेशनल सेटिंग है वो क्या है। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पिछले वाले चैप्टर्स अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर किसे बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर किसे बोलते हैं। फ़िलहाल आप लोग तो पढ़ते हो नहीं, मुझे जैसा पता है डायरेक्ट जंप करके यही चैप्टर में आ गए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, अर्थ मान लेते हैं इसको अगर हम लोग यहाँ से बीच से काटते हैं तो ये इक्वेटर आता है। इक्वेटर के अपर साइड में जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और डाउनवर्ड साइड में जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से ना काट के अगर इसको इधर से काटते हैं तो इसके जो इस साइड में है ये ईस्ट हो जाएगा और इस साइड में वेस्ट हो जाएगा, यानी ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसी तरह से जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रहा है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, इसके अपर वर्ड साइड पे ये। अगर लोकेशनल सेटिंग्स में हम लोग देखें, अगर इंडिया का लॉन्गिट्यूड्स का बात करते हैं तो ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और लैटिट्यूड्स का बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में पड़ता है। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को देखते हैं इंडिया का, तो लॉन्गिट्यूड क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लॉन्गिट्यूड्स का एरिया है, यानी जो भी ऐसे लाइन जा रहा है लंबा लंबा ये सब लॉन्गिट्यूड्स का है। तो लॉन्गिट्यूड है कितना इंडिया का, तो 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। और अगर यहीं हम लोग लैटिट्यूड्स का बात करते हैं, यानी ये जो यहाँ से ऐसे लाइन जा रहा है वर्टिकली, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स बोलेंगे। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों एक ही जैसा लग रहा है ना, तो मुँह से निकल गया गलती से। तो यहाँ से ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड्स है। ठीक है, तो लैटिट्यूड है कितना, तो 84 डिग्री 4 मतलब 88 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो ये हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल सेटिंग हो गया। और अभी भी हम बताए थे जैसा आपको कि यहाँ जो नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है वो कितना है, तो 3214 किलोमीटर, जो आप लोग देख रहे हो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। इस एरिया में कश्मीर है और यहाँ पर कन्याकुमारी है ना, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो मतलब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो 3214 किलोमीटर है। और जबकि आप लोग देखोगे ईस्ट से वेस्ट तक का जो एक्सटेंट है तो वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मिडिल ऑफ द कंट्री। हम लोगों ने जानते हैं कि जैसे यहाँ पर मान लो ये इंडिया है,
तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके मिडल से होकर गुजरता है और ये पूरे 8 स्टेट्स को कट करता है, याद रखोगे, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से एकदम मिडिल पार्ट से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मिडिल ऑफ द कंट्री, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हम लोग के इंडिया के एकदम बीचों बीच होकर गुजरता है और 8 स्टेट्स को ये कट करते हुए जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ से ये जो लाइन पास हो रहा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो देखो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करते हुए जा रहा है। तो सबसे पहला गुजरात है, फिर देखो यहाँ हल्का सा पार्ट ये वाला एरिया में हल्का सा राजस्थान का आ रहा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर इधर देखो त्रिपुरा और मिजोरम को भी कट करते हुए जा रहा है। तो टोटल कितने स्टेट्स हो गए, तो 8 स्टेट्स हो गए, हम लोग याद रखेंगे। और देखो ये एकदम मतलब मिडिल से ही गुजर रहा है ना एकदम, देखो इधर नॉर्थ साइड ऊपर और इधर साउथ साइड नीचे, देखो तो दोनों के बीच बैलेंस दिख रहा है। तो ये एकदम मिडिल से होकर गुजरता है। डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स, मतलब जैसे हम लोग जानते हैं गुजरात से और जो अरुणाचल प्रदेश है दोनों के बीच टाइम डिफरेंस हो जाता है 2 आवर्स का, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड टाइम हम लोगों ने लिया है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट का। जैसे यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट, ये सदर्न पार्ट में नहीं बना रही हूँ, आप लोग ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ से ये जो लाइन गया हुआ है ये इसको स्टैंडर्ड टाइम हम लोगों ने माना है, जो कंट्री के बीचों बीच से जाता है, जो कि 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट का है। क्यों हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम लिया है, तो जो ये टाइम डिफरेंस आ रहा है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिए हैं, ठीक है, जिससे कंट्री का होल टाइम बैलेंस हो जाता है। इसको मैंने अच्छे से चैप्टर में समझाया था पिछले चैप्टर्स में, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लोगे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, ठीक है। ये हम लोग जान लिए कुछ लोकेशनल सेटिंग के बारे में। इंडिया नेबर, मतलब इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं यहाँ हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो 7 कंट्रीज़ बाई लैंड, मतलब अगर हम लोग पड़ोसी की बात करते हैं तो आप अपने आसपास देखो, आपके आसपास किसके किसके घर हैं, तो जो जो आपके घर हैं तो उन्हें हम लोग पड़ोसी बोलते हैं ना, तो वो सब हमारे पड़ोसी हैं। तो जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं, तो 7 कंट्रीज़ बाई लैंड, मतलब लैंड से घिरे हुए 7 कंट्री हैं, मतलब ऐसा कंट्री जो अपना लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे 7 कंट्रीज़ हैं, उनका नाम जानते हैं कौन कौन सा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये जो 7 कंट्री है ये इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं अपना। कौन कौन सा, फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर हम लोग मैप पे देखते हैं तो देखो यहाँ पर ये पाकिस्तान है ना, ये सटा हुआ है इंडिया से, हाँ या ना, हाँ तो सटा हुआ है, ठीक है। फिर देखो यहाँ अफ़गानिस्तान है ना, तो जो ये हमारा लद्दाख वाला एरिया है यहाँ से ये थोड़ा सा टच होता है, ठीक है, तो अफ़गानिस्तान भी आएगा इसके अंदर। वाला जो एरिया है ये पूरा चाइना का है। फिर उसके बाद नेपाल, यहाँ पर नेपाल है तो नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ भूटान है तो भूटान से भी शेयर हो रहा है। यहाँ बांग्लादेश और यहाँ म्यांमार। तो फिर हम लोग ये 7 कंट्री देख लिए, इससे हम लोग अपना लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर 2 कंट्रीज़ बाई वाटर, मतलब 2 ऐसे कंट्री है जिसके साथ हम लोग अपना वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे इधर इंडियन ओशियन है ना, तो इंडियन ओशियन से टच होने वाला ऐसा 2 कंट्री है, कौन कौन सा, श्रीलंका एंड मालदीव्स। यहाँ श्रीलंका है और इधर इधर नीचे में यहाँ पर मालदीव्स है। तो 2 ऐसे कंट्रीज़ हो गए जो कि वाटर शेयर करते हैं और 7 ऐसे कंट्री जो लैंड शेयर करते हैं। तो ये हम लोग याद रखेंगे। समझते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में, मतलब जो इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पॉलिटिकल इन टर्म्स ऑफ क्या क्या, मतलब कि कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरी है, ये सब। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न क्या हुआ कि मतलब यहाँ पर क्या रूल चल रहा है, कौन रूल करता है, इस टाइप से हम लोग पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले है पॉलिटिकल डिवीज़न। तो पॉलिटिकल डिवीज़न में देखो ये इतना सारा डिवीज़न किया हुआ है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। आप लोग अगर समझोगे तो फिर बहुत ईजी होगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, पॉलिटिकल डिवीज़न में 28 स्टेट्स है, यानी
अगर कोई बोलेगा कि इंडिया को पॉलिटिकली कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, तो वो आप लोग बोलोगे 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरी है। देखो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 2022 में, ठीक है। तो अभी तो 9 यूनियन टेरिटरी है। हो सके आप लोग अगर आगे देखो तो मतलब बढ़ जाए कुछ यूनियन टेरिटरीज, या कुछ भी तोड़ फोड़ हो सकता है। तो उस टाइप से आप लोग उस टाइप में आप मतलब गूगल से सर्च मार लेना या चेक कर लेना कि मतलब अभी प्रेजेंटली कितने यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स हैं हमारे मतलब इंडिया में। तो देखो 28 स्टेट्स कौन कौन सा हो गया। जैसे यहाँ पर आप लोग को ये इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ जम्मू कश्मीर है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, फिर इधर मध्य प्रदेश, ऐसे करके ना 28 स्टेट्स है, ठीक है। अब एक एक करके बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा ना। तो आप लोग एक काम करना, अपने मतलब रूम में एक मैप लगाना इंडिया का, ठीक है। वहाँ पर आप लोग चेक करते रहना, मतलब जैसे एक वॉल है मतलब चिपका देना वहाँ पर कोई भी मैप इंडिया का। याद रखना पॉलिटिकल मैप लेना, ठीक है, फिजिकल मैप नहीं लेना। तो वहाँ पर से आप लोग हमेशा देख सकते हो कि कौन कौन सा मतलब स्टेट्स है, कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी और कौन सा स्टेट किस लोकेशन में है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को याद भी हो जाएगा कि मतलब कौन सा स्टेट कहाँ पर है। फिर 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो यूनियन टेरिटरीज़ हम लोग याद कर सकते हैं क्योंकि 9 ही हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा है। सबसे पहले लद्दाख। लद्दाख कहाँ पर है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये लद्दाख का एरिया है। फिर है जम्मू कश्मीर, ये नीचे वाला जो यहाँ पर है ये जम्मू कश्मीर। फिर पुदुचेरी, फिर लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब आप लोग एक एक करके ना लोकेशन सब आप लोग देख लेना, ठीक है। मतलब एक बार चेकआउट कर लेना कि कहाँ पर किसका लोकेशन है। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर इस एरिया में लद्दाख है, ये नीचे वाला एरिया यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का है। फिर यहाँ पर आप लोग दिल्ली देखोगे, फिर इधर चंडीगढ़ देखोगे, ऐसे करके आप लोग सब मतलब लोकेशन देख लेना। तो ये सब जो है ये फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है इंडिया का। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इंडिया का जो फिजिकल डिवीज़न है, फिजिकल का मतलब क्या हो गया, मतलब फिजिकल वर्ड से आप लोग क्या समझते हो, मतलब जितने भी रिलीफ फीचर्स है, टोपोग्राफी आप लोग देख रहे हो, कहीं पर मतलब फ्लैट लैंड है या कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ प्लेट्यूज है, कहाँ पर आइलैंड है, ये सब हमारा फिजिकल फीचर्स है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से फिजिकल फीचर्स को हम लोग देखेंगे जो इंडिया में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले है द हिमालयन माउंटेन। लोकेशन हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा इधर से ये पूरा हिमालयन माउंटेन का है ये एरिया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं द नॉर्दर्न प्लेन। तो प्लेन का एरिया कहाँ है पर, तो हिमालय माउंटेन से थोड़ा सा नीचे ये वाला एरिया पूरा प्लेन का है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन हो गया। नॉर्दर्न क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इधर नॉर्थ में आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग नॉर्दर्न वर्ड यूज़ कर रहे हैं। फिर है द पेनिसुलर प्लेट्यू। तो ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं ये पूरा पेनिसुलर प्लेट्यू का है। फिर द इंडियन डेजर्ट। तो डेजर्ट का एरिया कहाँ पर है, तो ये वाला एरिया जो है राजस्थान के साइड ये है इंडियन डेजर्ट का। फिर कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या, जो तटीय हमारी सीमाएं हैं, रेखाएं हैं, वो सब, यानी कोस्ट ये वाला जो है ये सारे हमारे जो है वो एक कोस्टल प्लेन्स हैं। फिर द आइलैंड। तो आइलैंड कौन सा हो गया, आइलैंड किसे बोलते हैं सबसे पहले ये बताओ तो मुझे। तो आइलैंड क्या हो गया कि ऐसा कोई भी एक लैंड जो फिर चारों तरफ से मतलब वाटर से घिरा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर ये हो गया एक आइलैंड हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मतलब वाटर से घिरा हुआ है। तो आइलैंड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखो अंडमान एंड निकोबार और इधर लक्षद्वीप आइलैंड, ये दो हमारे जो है ये आइलैंड्स हैं। अब देखते हैं हम आगे चलते हैं और एक एक करके ये सभी को समझेंगे कि हिमालयन माउंटेन क्या है, नॉर्दर्न प्लेन क्या है, पेनिसुलर प्लेट्यू क्या है, ये सब को डिटेल में हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग एक एक करके जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का उसको देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है द हिमालय माउंटेन। मतलब इसमें हम लोग हिमालयन माउंटेन जो है इसके बारे में पढ़ने पड़े। सबसे पहले देखो हिमालय मीन्स एबोर्ड ऑफ स्नो। मतलब हिमालय का मतलब क्या हुआ, हिम प्लस आल्या, मतलब ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हिम प्लस आल्या, जिसका मतलब होता है एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी स्नो का घर, बर्फ़ का घर, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा रहता है, इसलिए इसे बर्फ़ का घर बोला गया है। हिमालय में मेनली 3 पैरेलल रेंजेस है, मतलब हिमालय का 3 इम्पॉर्टेंट पैरेलल पार्ट्स है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, तो ग्रेट हिमालय और हिमाद्री।
सेकंड जो हमारा मतलब ग्रेट जो पैरेलल रेंजेस में सेकंड नंबर पे आता है वो है मिडिल हिमालय या हिमाचल भी इसे बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो शिवालिक है। तो एक एक करके समझते हैं ये सारे रेंजेस हैं क्या। तो सबसे फर्स्ट जो है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, मतलब इसका नाम ही है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय यानी, या हिमाद्री, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड, मतलब ये जो रेंज होता है यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक सबसे पहले बताओ वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा है। अगर माउंटेन में बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट, हम लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में इससे ऊंचा कोई माउंटेन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके जितने भी हाईएस्ट पीक हो गया, जैसे कंचनजंगा हो गया, फिर K2 माउंटेन हो गया, तो ये सब जो है ये सब हमारा हिमाचल मतलब ग्रेट हिमालय या हिमाद्री वाले जो रेंज है इसमें लाइक करता है। जैसे यहाँ पर ये एक रेंज क्या है, तो ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मिडिल हिमालय। अब हम लोग समझते हैं अपना मिडिल हिमालय को या हिमाचल को। मतलब देखो ये जो फर्स्ट वाला ये रेंज जा रहा है ये तो हो गया ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। इसके नीचे जो ये पैरेलली रेंज जाएगा ये होगा मिडिल हिमालय या इसे हिमाचल भी बोलेंगे। ये देखो साउथ ऑफ हिमाद्री लिखा हुआ है, मतलब हिमाद्री जो ये यहाँ से जा रहा है इसी के साउथ में ये रेंज लाई करेगा ना, मतलब इधर नीचे आ रहे हैं तो साउथ होते जा रहा है ना, तो इसलिए ये साउथ ऑफ हिमाद्री में है। और जितने भी हिल स्टेशंस हैं जहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं, जैसे मसूरी हो गया, ये सारे हिल स्टेशन जो है वो इसी मिडिल हिमालय में लाई करते हैं। फिर इसके बाद आता है शिवालिक, ये सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि ये गया हम लोग का ग्रेट हिमालय, फिर नीचे आए तो ये वाला हमारा मिडिल हिमालय, फिर इसके नीचे आएंगे हम लोग तो ये शिवालिक हो जाएगा। तो ये जो सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है ना, मतलब सबसे लास्ट में यही आता है ये शिवालिक वाला, इसको फुट हिल ऑफ द हिमालय भी बोलते हैं। फुट हिल क्यों बोला गया, क्योंकि ये हिमालय के सबसे नीचे पे है ना, इसलिए इसे फुट हिल भी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं और बाकी सारे टॉपिक्स को भी कवर करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलिए द नॉर्दर्न प्लेन, देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमालय, जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इतने एरिया में इधर हिमालय है, तो हिमालय के ऊपर वर्ड साइड इधर नॉर्थ हो गया और नीचे वर्ड साइड इधर साउथ हो गया। तो ये देखो यहाँ पर जो इमेज देख रहे हो तो यहाँ पर साउथ में लाई कर रहा है ना हिमालय का, इसलिए बोला गया है लाइज इन द साउथ ऑफ हिमालय। फिर उसके बाद जनरली लेवल एंड फ्लैट, अब ये जो रहता है ये मतलब रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी से फॉर्म होता है। जैसे यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इधर से जा रहा है, इंदस रिवर जा रहा है, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी जैसे चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 ट्रिब्यूटरीज जा रही है ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इधर से गंगा रिवर जा रही है, तो उसका ट्रिब्यूटरी यमुना, सोन, बेतवा, ये सब यहाँ पर आके मिल रहा है। फिर इस एरिया से इधर ब्रह्मपुत्र आ रहा है। तो ये सारा जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का है ये रिवर प्लेन्स ऑक्यूपाई किए हुए। तो रिवर के ऑक्यूपाई करने से ही ये वाला जो एरिया है ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन का बनाता है। प्लेन यानी क्या होता है कि एक फ्लैट लैंड जो कि पूरा अच्छा से मतलब समतल भूमि रहता है, तो उस एरिया को हम लोग प्लेन बोलते हैं ना। तो उसी तरह से समझ सकते हैं यहाँ तक का जो एरिया है वो पूरा मतलब फ्लैट है, ये बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल रहता है, मतलब क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए ये एरिया बहुत सूटेबल है। जैसे हम लोग अगर माउंटेन्स पे क्रॉप का मतलब कल्टीवेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये तो एकदम मतलब स्लोपी एरिया हो गया, तो यहाँ पर हम लोग अगर प्लांट लगाएंगे तो वाटर से ये मतलब पानी डालेंगे तो ये बह जाएगा, तो मतलब जो क्रॉप्स के लिए ज़रूरी पानी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए एक फ्लैट लैंड अगर रहेगा तो वहाँ पर हम लोग क्रॉप का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर क्रॉप उग रहा है, मतलब बहुत अच्छा फ्लैट भूमि है एकदम यहाँ पर, तो हाई पॉपुलेशन भी होगा। हाई पॉपुलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है, तो पीपल इसी एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी ईजीली कर सकते हैं। अगर मान लो कोई ये फ्लैट एरिया, इस पर बस वगैरह हम लोग कार वार चलाएंगे तो फिर अच्छे से चल जाएगा ना। और अगर वहीं अगर माउंटेन पे चढ़ाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोल लग जाएगा, और पता नहीं चढ़ेगा भी कि नहीं चढ़ेगा, उतना भी तो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आया है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन भी हाई रहता है, ये बहुत फर्टाइल लैंड भी रहता है। और फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज,
मैंने अभी बताया आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर से इंडस रिवर का ओरिजिन हो रहा है, इधर गंगा रिवर का, और इधर से ब्रह्मपुत्र इंटर कर रही है। तो ये तीनों मेजर रिवर्स को मिलाकर ये जो है नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा, जो भी मतलब वो लोग माउंटेन से आ रही है तो जो भी अपने साथ अवसाद लाती है, मतलब जो भी अलोवियल डिपॉजिट्स लाती है, कंकड़ मिट्टी पत्थर, वो सभी ये वाले एरिया में वो डिपॉजिट करते जाती है, और डिपॉजिट करने के कारण ही यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हो जाता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब हम लोग देखते हैं कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी डेजर्ट के बारे में। सबसे पहले बताओ तो इंडिया में कोई डेजर्ट है? देख रहे हो यहाँ पर, इधर राजस्थान की साइड में हमारा डेजर्ट है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में। कौन सा डेजर्ट है? तो थार डेजर्ट। नाम याद रखना, इंडिया का डेजर्ट का क्या नाम है? तो थार नाम है, ठीक है। डेजर्ट होता क्या है? सबसे पहले ये देखो, तो ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, मतलब ये एक सूखा, बहुत गर्म और सैंडी यानी बालू नुमा जो इसका लैंड रहता है ये रहता है। तो उस ऐसा एरिया जहाँ पर हम लोग बहुत सूखा देखते हैं, बहुत गर्मी देखते हैं, या बहुत बालू या रेत देखते हैं, तो उस तरह के एरिया को हम लोग डेजर्ट बोलते हैं। लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में लाई कर रहा है ना। यहाँ पर जैसे इसको डिवाइड किए, अपर साइड इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इस तरफ क्या हो गया? ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो ये वेस्टर्न साइड में लाई कर रहा है ना, इसीलिए इसको बोला गया कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये लाई करता है। अब देखो, जब यहाँ पर बहुत गर्मी रह रहा है, सूखा है, तो यहाँ पर लिटिल वेजिटेशन होता है, मतलब वेजिटेशन बहुत नाम मात्र का होता है। यहाँ पर कैसे प्लांट या देखने को मिलेंगे आप लोगों को? तो कैक्टस देखने को मिल सकता है। एनिमल में कैमल मिलेगा आप लोग को, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेजिटेशन भी नहीं रहता है, ये बहुत हॉट और ड्राई रीजन रहता है, और वेस्टर्न पार्ट में है, जिसका नाम क्या है? थार डेजर्ट, ठीक है। तो ये सब हम लोगों का कुछ पॉइंट्स है जो इंडियन डेजर्ट में हम लोगों को ध्यान देना है, बस, ज़्यादा और कुछ नहीं है, इतना ही है। पेनिसुलर प्लेट्यू। अब जो हम लोग देख रहे हैं वो मेजर मतलब हमारे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है पेनिसुलर प्लेट्यू का। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है पहले आप जानो कि पेनिसुलर क्या होता है। जो ऐसा एक लैंड जो है वो मतलब या ट्रायंगल शेप का तो होगा और 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ होगा, उसको पेनिसुलर बोलते हैं। जैसे इंडिया को भी हम लोग बोलते हैं इंडिया इज़ अ पेनिसुलर कंट्री। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। जैसे आप ईस्ट में देखो तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में देखो तो यहाँ पर अरेबियन सी है, और साउथ में देखो तो यहाँ इंडियन ओशन है। तीनों साइड हो गया ना, मतलब वाटर से घिरा हुआ, इसलिए इसे पेनिसुलर बोला जाता है। तो लाइज इन द सदर्न पार्ट। पेनिसुलर प्लेट्यू का बात किया जाता है। प्लेट्यू क्या होता है? तो ये एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब टेबल लैंड होता है, मतलब एकदम फ्लैट रहता है और एक टेबल लाइक का स्ट्रक्चर रहता है, तो उसी को पेनिसुलर प्लेट्यू बोल रहे हैं यहाँ पर। अब ये बोल रहा है लाइज इन द सदर्न पार्ट, यानी ये इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ लाई करता है। जैसे यहाँ पर आप लोग इमेज में देखो, ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया तो अपर साइड में नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, यानी इंडिया का सदर्न पार्ट में पेनिसुलर जो प्लेट्यू है वो लाई करता है। ट्रायंगुलर शेप्ड, देखो ये मतलब ट्रायंगल शेप का है ना, तो इसीलिए इसे ट्रायंगुलर शेप बोला गया है। रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, मतलब इसका जो रिलीफ रहता है वो अनइवन रहता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ रहता है, एकदम फ्लैट लैंड नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। कहीं पर मतलब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आ जाएगा, आगे हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। तो फिर ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स का ओरिजिन हो रहा है, यहाँ पर रिवर्स हैं, तो इसके कारण जो है इसका जो टेरेन है वो बहुत रग्ड हो गया है। नॉर्थ वेस्ट साइड अरावली हिल, देखो ये नॉर्थ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच यहाँ पर इस एरिया में अरावली हिल लाई करता है, जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। फिर ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, यानी इधर ईस्ट साइड में ये ईस्टर्न घाट यहाँ पर आ जाता है, और वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट आ जाता है। फिर विंध्यास एंड सतपुराज आर इम्पॉर्टेंट रेंजेस एंड नर्मदा तापी फ्लो थ्रू इट, मतलब जो विंध्यास और सतपुरा हिल्स है, यहाँ पर विंध्यास और यहाँ सतपुरा हिल है, यहाँ पर जो रिवर्स है कौन कौन सा फ्लो करता है? नर्मदा और तापी, इसके बीच से ये फ्लो होके रिफ्ट वैली से गुजरता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है माउंटेन्स के, जैसे यहाँ पर देखो अरावली है, विंध्यास है, सतपुरा है, महादेव हिल्स है, मायकाल रेंज है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो कि यहाँ पर हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू में लाई कर रहा है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना? सबसे पहले तो आप लोग याद रखना ये एक ट्रायंगुलर शेप्ड है,
और इसका बाउंड्रीज कौन कौन बनाता है। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली हिल, इधर ईस्ट साइड में मतलब वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये सारा कुछ बेसिक फैक्ट्स था पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में, और ये सदर्न पार्ट में पाया जाता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, तो यहाँ पर इस साइड में वेस्टर्न घाट है और इधर इस साइड में ईस्टर्न घाट है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। सबसे पहला डिफरेंस तो आप बता सकते हो, वेस्टर्न घाट वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट ईस्ट में है। ठीक है, ये मैं नॉर्मली बता रही हूँ बस ऐसे। फिर जब देखते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में, तो वेस्टर्न घाट इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड ईस्टर्न घाट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस। मतलब जैसे ये सदर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, तो जो ईस्टर्न घाट है ये पूरा एक लाइन में है, मतलब एक कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है ऐसा ही नहीं है, ये ऐसे कटा कटा ऐसे जाएगा। ठीक है, मतलब क्यों ऐसा हुआ, तो मोस्टली जो रिवर्स रहता है उसका ओरिजिन वेस्टर्न घाट पे हो रहा है। तो वेस्टर्न घाट पे ओरिजिन होने के बाद वो रिवर इधर से ऐसे फ्लो करके वे ऑफ बंगाल में मिल रहा है ना, तो ये जो यहाँ से ईस्टर्न घाट को ये सब ब्रेक कर देता है, उसको तोड़ देता है, इसलिए और फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। इसलिए जो यहाँ के माउंटेन्स हैं ईस्टर्न घाट के, वो ब्रोक हो जाते हैं और नॉन कॉन्टीन्यूअस रह जाते हैं, जबकि वेस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टीन्यूअस रहता है। वेस्टर्न घाट इज़ नैरो एंड ईस्टर्न घाट इज़ ब्रॉडर। मतलब क्या हुआ कि जो वेस्टर्न घाट है वो थोड़ा पतला रहता है, ईस्टर्न घाट जो रहता है वो चौड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर हमारा ये सदर्न पार्ट है, तो जो वेस्टर्न घाट है वो यहाँ पर से ऐसे जाएगा। ठीक है, लेकिन ईस्टर्न घाट थोड़ा ज़्यादा स्पेस कवर किए हुए है, मतलब यहाँ जो रिवर्स है इसको मूव करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, फ्लैट लैंड चाहिए, उसके कारण यहाँ पर जो है ब्रॉडर एरिया रहता है और इधर वेस्टर्न घाट पर नैरोअर एरिया रहता है। जो रिवर्स का है वो यहाँ पर एस्चुरीज बनाते हैं वेस्टर्न घाट में, जबकि ईस्टर्न घाट में डेल्टा बनाते हैं। देखो एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा जैसे अगर रिवर जा रहा है तो जाते जाते वो ऐसे डिवाइड हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटरीज में मतलब ऐसे एक फॉर्म कर लेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की टाइप। तो इस जब रिवर का ऐसा फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं। लेकिन एस्चुरी क्या होता है, जब रिवर का जो वाटर है वो डायरेक्टली मतलब डेल्टा ना बना के डायरेक्ट जो है वो ओशियन में मर्ज हो जाता है, तो उसे हम लोग एस्चुरी बोलते हैं। मोस्ट रिवर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट। अभी मैंने बोला कि जो ज़्यादातर रिवर का ओरिजिन है वो वेस्टर्न घाट पे होता है। लेस रिवर ओरिजिन इन ईस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा रिवर ओरिजिन होता है, जबकि ईस्टर्न घाट पे बहुत ही लेस रिवर का ओरिजिन होता है। वेस्टर्न घाट में जो रिवर ओरिजिन होते हैं उसके एग्जाम्पल देखो, नर्मदा एंड तापी, और ईस्टर्न घाट में महानदी एंड गोदावरी। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है रिवर के। अगर इसको क्वेश्चन घुमा के भी बोला कि ऐसा 2 रिवर का नाम बोल दो जो कि डेल्टा नहीं बनाता है, तो आप बोल सकते हो नर्मदा और तापी, जो कि डेल्टा नहीं बनाता है। ये लोग क्या बनाते हैं, तो एस्चुरीज बनाते हैं, याद रखोगे। ठीक है, हम लोग यहाँ समझते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन होता क्या है, तो देखो पहले समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। To the west of the western घाट and east of the eastern घाट lie the coastal plain। जब हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में, क्या था, तो वेस्टर्न घाट जो था वो पेनिसुलर इंडिया का यहाँ पर वेस्ट में लाई करता था और ईस्टर्न घाट इधर ईस्ट में लाई करता था। तो वैसे ही बोल रहा है टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। जैसे समझते हैं ये इंडिया का पेनिसुलर पार्ट है यानी सदर्न पार्ट है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है यहाँ पर, तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में यानी कि यहाँ पर हमारा ईस्टर्न घाट है ना, तो ईस्टर्न घाट के इस वाले एरिया में ईस्ट में यानी यहाँ पर और यहाँ पर, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जो है ये कोस्टल प्लेन का एरिया है, लाई करता है यहाँ पर। समझ गए हम लोग। कोस्टल प्लेन होता क्या है कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में, यानी जैसे यहाँ पर पेनिसुलर प्लेट्यू है हमारा, ये वेस्टर्न घाट हो गया, तो ये वाला जो एरिया हुआ यहाँ पर ये हो गया वेस्टर्न घाट का मतलब कोस्टल प्लेन हो गया। और यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट के इधर ईस्ट में ये वाला जो एरिया हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया कोस्टल प्लेन किसे बोलते हैं। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा, ये वेस्ट में लाई करता है,
और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि ये ईस्ट में लाई करता है, ये ईस्ट में और ये वेस्ट में, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ये दोनों के बीच अब एग्जैक्ट डिफरेंस होता क्या है। तो जैसे ही हम लोगों ने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में डिफरेंस पढ़ा था, तो इसमें भी वैसा ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये नैरो रहता है, यानी ये पतला रहता है। जैसे यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट यहाँ पर हुआ, तो ये जो है यहाँ पर पतला सा रहेगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा रिवर फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो लेंथ रहता है, ब्रेथ रहता है, ये सारे वो पतले रहते हैं, ठीक है। उसी तरह ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, मतलब ईस्टर्न घाट ब्रॉडर रहता है, चौड़ा रहता है, और वेस्टर्न घाट नैरो रहता है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर लेस लाइक लूनी, नर्मदा, तापी एट्सेट्रा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जितने भी रिवर्स रहते हैं वो सब मतलब बहुत ही लेस ओरिजिन रहता है वो लोग का, कुछ ही स्पेसिफिक रिवर रहती है, मतलब छोटी मोटी नदियाँ ऐसे निकलती है, लेकिन जो एकदम इम्पॉर्टेंट रहता है उसमें से बहुत छोटी कम ही नदियाँ रहती है, जैसे कि लूनी हो गया, नर्मदा हो गया, तापी हो गया। ये सारी रिवर्स जो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वेस्ट में फ़्लो करती है, मतलब इस साइड फ़्लो करके अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। उसी तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनका ओरिजिन ज़्यादा होता है, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारा न्यूमरस ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स रहता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, और ये इधर से फ़्लो करके ईस्ट में और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। फिर जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ की जो रिवर्स रहती है वो ईस्चुरी फॉर्म करती है, जबकि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो रिवर रहती है वो डेल्टा फॉर्म करती है। ईस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस क्या है, तो ईस्चुरीज जो रहता है वो मतलब डायरेक्टली आकर ओशियन में रिवर गिर जाती है, मतलब वो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स लाती है वो डायरेक्टली सी में मर्ज कर देती है, तो उसको हम लोग एस्चुरी बोलते हैं। जबकि डेल्टा जो होता है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के रिवर्स गिरती है, जैसे यहाँ से एक रिवर आ रही है तो ये यहाँ पर अपने मतलब डिवाइड होते जाएंगी और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देगी। जैसे हम लोगों ने कबूतर के पैर देखे हो, उस तरह का ऐसा ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। कोई भी बर्ड का फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। और जो ईस्चुरीज रहते हैं वो बहुत लेस फर्टाइल रहते हैं, जबकि डेल्टा जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं। इसलिए ये कुछ डिफरेंस थे, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग समझते हैं आइलैंड के बारे में। सबसे पहले तो आइलैंड होता क्या है, तो ये एक ऐसा लैंड होता है जो कि चारों तरफ से यानी पूरे सराउंडिंग एरिया में वाटर से कवर रहता है, मतलब वाटर बॉडी जिसके आसपास चारों तरफ रहते हैं, तो वैसा लैंड जो चारों तरफ से अपने वाटर बॉडीज से कवर हो उसे हम लोग आइलैंड बोलते हैं। इंडिया में हमारे पास 2 आइलैंड हैं, मतलब ऐसे छोटे मोटे तो आइलैंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मतलब मेनली जो है वो 2 आइलैंड है। देखो कौन कौन सा, तो लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडिया के पास। तो लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, तो ये एक कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड क्या होता है, तो मतलब कोरल एक तरह का एनिमल रहता है, मतलब एक एनिमल है जिसका नाम पॉलिप्स है, ठीक है। तो वो एनिमल जो है जब वो मरता है तो उसका स्केलेटन जो है वो मतलब यहाँ पर जमा हो जाता है, और एक के ऊपर ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे कोरल मतलब स्केलेटन इसके स्टैब्लिश होते जाते हैं, इसलिए ये वाला आइलैंड पूरा फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो ये जो है एक कोरल आइलैंड रहता है, इसी को हम लोग कोरल आइलैंड बोलते हैं, क्योंकि ये एक मरीन एनिमल रहता है पॉलिप, उसी के स्केलेटन पे ये पूरा आइलैंड बना हुआ है। लोकेटेड इन द अरेबियन सी, मतलब लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में लोकेट है। देखो इसका लोकेशन यहाँ पर है ना, इधर क्या है ये वाला एरिया, तो ये अरेबियन सी का है और इसी में लक्षद्वीप है। अब नेक्स्ट देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। इधर बे ऑफ बंगाल है, देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये वाला एरिया जो है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। बस यहाँ पर ये हमारा 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान। लक्षद्वीप में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्या समझेंगे, सबसे पहले तो इसका लोकेशन जो अरेबियन सी में है और ये एक कोरल आइलैंड है, और उसी तरह अंडमान एंड निकोबार का लोकेशन बे ऑफ बंगाल में है। हम लोग अगर कुछ भी मतलब मैप पॉइंटिंग पे आता है तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, अगर बोल दिया कि लोकेट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द मैप ऑफ इंडिया। अब हम लोग इस जो मतलब है यहाँ पर देखने वाले क्या है, तो फिर जितने भी हमारे डू यू नो फैक्ट्स है बुक्स में दिए हुए, मतलब उसको हम लोग चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अलूवियल डिपॉजिट, तो अलूवियल डिपॉजिट क्या होता है,
These are very fine soils brought by rivers and deposited in the river basins. मतलब ये जो होता है ये बहुत फाइन सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जितने भी धूल कण हैं जो मतलब वो लोग पिस जाते हैं ना, मतलब जैसे रिवर ऊपर से फ्लो करके आ रही है ना, तो वो अपने साथ जितने भी कंकड़ पत्थर होंगे, मिट्टी होगी, उसको तोड़ते हुए लेके आती है, तो वो सब फाइन सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब छोटे छोटे एकदम हाथ से उठाओगे तो बहुत सॉफ्ट लगेगा। वो सारे जो मतलब सॉइल्स होते हैं जो रिवर लेके आती है और अपने डिपॉजिट कर देती है, बेसिन्स पे लाई कर देती है। जैसे यहाँ पर मानते हैं ये रिवर ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इसके आसपास ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मिट्टी सब जमा कर देती है, तो यहाँ पर जमी हुई जो मिट्टी है इसी को हम लोग बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट। फिर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी क्या होता है? अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू द मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर आइडर साइड। मतलब ये होता है ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जैसे समझते हैं ये एक रिवर जा रही है, ये मेन रिवर है, इसको आके यहाँ से कोई एक छोटी रिवर यहाँ पर से ज्वाइन कर ली, फिर उसके बाद इधर से भी आ रही है कोई छोटी रिवर यहाँ पर ज्वाइन कर ली, इसको इधर से आके मतलब छोटी छोटी जितनी भी रिवर्स है ये जो मेन रिवर है इसमें आके मिल जाती है, तो ये जो छोटी छोटी ये रिवर्स आ रही हैं इसे हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। अब नेक्स्ट डू यू नो फैक्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। तो द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, द सुंदरबन डेल्टा। मतलब जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, मतलब गंगा जैसे ये हमारा इंडिया है, इधर से गंगा निकल रही है और इधर साइड से आ रही है ब्रह्मपुत्र, तो ये जब मिलती हैं तो ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा क्या होता है? तो जब एक मतलब ट्रिब्यूटरीज जो रिवर की है वो आती है एक मेन रिवर में, ऐसे ये मेन रिवर आ रहा है, यहाँ से ये जब डिस्चार्ज होगी और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज डिवाइड हो जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे फैल जाएगी, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगी, तो इसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो सबसे बड़ा डेल्टा यानी वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से, जो सुंदरबन नाम है उसका, ठीक है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप, मतलब इसका जो शेप है ये ट्रायंगुलर रहता है। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर वेयर रिवर्स इंटर द सी, द पॉइंट इट इज़ कॉल्ड द माउथ ऑफ रिवर। मतलब जब एक कोई भी रिवर फ्लो कर रहा है यहाँ से, और यहाँ पर मान लेते हैं सी का एरिया है और यहाँ पर लैंड यहाँ तक का है, लैंड, ठीक है, तो यहाँ वाला जो एरिया है ये लैंड का है। तो जब ये रिवर फ्लो करके यहाँ से आया और जिस एरिया से ये यहाँ पर मतलब सी में एंटर करेगा, तो ये वाला जो इसका पार्ट रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर, मतलब नदी का मुहाना, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर से जो रिवर है वो सी में एंटर करता है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं माउथ ऑफ द सी, ठीक है। इसमें हम लोग बस इतना ही समझेंगे, तो ये सब आप लोग याद रखोगे क्योंकि बुक्स में कभी कभी छोटा टर्म यूज़ कर देगा, जैसे कहीं लिख देगा माउथ ऑफ द रिवर, ठीक, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग अभी से छोटे छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको ध्यान में रखेंगे जिससे हम लोग को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। लार्ज कंट्रीज विथ स्ट्रेच एक्सटेंसिवली from east to west do not have a single standard time for the whole country. The US and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zones are there in Russia? इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है कि जैसे जो भी बड़ा कंट्री होता है जिसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, ईस्ट से वेस्ट तक बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री रहता है, जैसे हम लोगों ने देखा था पिछले वाले चैप्टर में रशिया के बारे में पढ़ा था जब हम लोग स्टैंडर्ड टाइम्स पढ़ रहे थे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वाला चैप्टर में। आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो आप पिछले वाले वीडियो से देख सकते हो। पर इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक जो भी लार्ज कंट्री रहता है उसके पास एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं रहता है। जैसे इंडिया हुआ, इंडिया उतना बड़ा कंट्री नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम में हम लोग का काम चल जाता है। 82 डिग्री एंड 30 मिनट का जो हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसमें हम लोग क्या दिखाया हुआ है कि वो इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है। तो उसी तरह से जैसे यूएसए और कनाडा है उसके पास 7 और 6 टाइम जोन है, मतलब यूएसए के पास 7 और कनाडा के पास 6 टाइम जोन्स है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पर 6 टाइम जोन होगा, 7 टाइम जोन होगा, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन इंडिया के टर्म्स में ये पॉसिबल नहीं है, इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम काफ़ी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम जोन्स रशिया, मतलब रशिया के पास कितने टाइम जोन्स थे? तो 11 टाइम जोन्स थे, याद करिएगा आप लोग, 11 टाइम जोन्स रशिया के पास थे।
फिर अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल कॉल्ड पॉलिप्स। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो कोरल आइलैंड का मतलब क्या हुआ कि जो कोरल होता है ये स्केलेटन रहता है एक टाइनी मरीन एनिमल का। मतलब पॉलिप्स नाम का एक मतलब जलीय जीव है, वो जब मर जाता है उसका जो स्केलेटन यानी हड्डियाँ जो रहता है वो जब एक के ऊपर एक जमा होने लगता है तो उसी को फिर वैसे कोरल फॉर्म हो जाता है। तो वैसे ही लक्षद्वीप जो है वो एक कोरल आइलैंड है, मतलब वो ऐसे ही मरीन एनिमल्स के स्केलेटन के ऊपर वो पूरा आइलैंड बसा हुआ है। When a living polyps die, their skeletons are left। यहाँ बोल रहा है कि जैसे कोई भी छोटा जो पॉलिप्स है वो जब मर जाता है तो उसका स्केलेटन जो है वो बच जाता है। Other polyps grow on the top of the hard skeleton which grow higher and higher, thus forming the coral island। बोल रहा है जैसे कि जब एक मरीन एनिमल जो है पॉलिप्स वो मर जाता है तो उसी के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉलिप्स है, ये मर गया, इसका स्केलेटन यहाँ पर जमा हो गया, फिर इसी के ऊपर हम लोगों का दूसरा अदर यहाँ पर जमा हो गया, फिर एक इधर जमा हो गया। तो ऐसे ऐसे कर करके ना एक के ऊपर एक ये जो एनिमल रहता है इसका स्केलेटन ऐसे ऐसे जमा होते जाता है और फिर एक आइलैंड ये लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो है ये कोरल आइलैंड फॉर्म हो जाता है।